आज का ये दौर 21वीं सदी का दौर है और इस दौर में चाहे वो गांव हो या शहर हो, हर जगह मोबाइल पहुंच चुका है। अब चाहे मनुष्य चांद की बात करे या फिर पलक झपकते ही किसी भी चीज को हासिल करने की बात करे, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह देखी जा सकती हैं जहां पर कुछ बिगड़ता है तब लोग तंत्र मंत्र और ताबीज का सहारा लेना शुरू कर देते हैं। दरअसल आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी में एक समय की कमी थी और समय की कमी होने की वजह से वो शायद अपने परिवार पर उतना ध्यान नहीं दे पा रहा था जितना क्या उस व्यक्ति को अपने परिवार पर ध्यान देना चाहिए था। महिला ने तंत्र मंत्र का सहारा लेने के बाद कुछ ऐसा हासिल करने की कोशिश की जिसकी शायद उसको चाहत थी, और चाहत तो उसकी शायद पूरी हो ही नहीं हुई, लेकिन वो प्यार में पड़ जाती है। उस महिला को प्यार हो जाता है और जैसा वो महिला कर रही थी ठीक उसकी बेटी भी उसकी देखा देखी वैसे ही करने लगती है। माँ और बेटी दोनों को ही अफेयर हो जाता है, दोनों को ही लव हो जाता है। जिनसे लव होता है, जिनसे प्यार होता है, वो भी कहीं ना कहीं अपने रिश्तों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, धोखा कर रहे थे, और इसी धोखेधड़ी, इसी समय की कमी की वजह से एक दो नहीं 3 कत्ल हो जाते हैं। और 3 कत्ल की गूंज जब लोगों तक पहुंचती है सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार, टेलीविजन और मोबाइल के माध्यम से, तब लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार इस समाज में ऐसे भी लोग रहते हैं कुछ लोग ऐसे जो अपने माँ बाप से धोखा दे रहे थे, तो कुछ लोग ऐसे थे जो अपने पति से, तो कुछ ऐसे थे जो अपने परिवार को धोखा दे रहे थे। और इस धोखाधड़ी में न केवल 3 जिंदगियां हमेशा के लिए समाप्त हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, बल्कि कई लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से वो पूरी जिंदगी शायद ऐसे ही भयानक रूप से गुजारेंगे। और शायद एक सबक है लोगों के लिए कि कोई भी कदम उठाने से पहले बहुत बार सोचने की जरूरत है, आप क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक जिला है बलरामपुर। और बलरामपुर मुख्यालय जो लगता है, जिला मुख्यालय, उससे ही सटा हुआ एक गांव लगता है दहेजबार। दरअसल एक किसान जिसका नाम रामनाथ होता है, रामनाथ अपने खेतों पर गया था ये देखने के लिए क्या उसके धान पक चुके हैं या नहीं पक चुके हैं। धान के खेत में वो इधर से उधर घूम रहा था, टहल रहा था। अचानक ही मानव की खोपड़ी, जो कि कंकाल का रूप ले चुकी थी, उसके पैरों पर आके लगती है। उसको वो अपने हाथ से उठाकर देखता है, उसके बाद उसको छोड़ देता है। लेकिन कुछ दूर और आगे बढ़ता है रामनाथ, जैसे देखता है तो उसे एक और खोपड़ी दिखाई देती है। उसके बाद फिर उसकी जिज्ञासा बढ़ जाती है, क्योंकि उसे पहली खोपड़ी दिखाई दी, फिर दूसरी दिखाई दी। तब उसने देखने की कोशिश की तो पास में एक और खोपड़ी दिखाई देती है। यानी कि 3 मानवों के 3 खोपड़ियां जब उसे दिखाई देती हैं तो उसकी इच्छा और जगने लगती है। उसने फिर बाकी हिस्सों को भी ढूंढना शुरू किया, और जैसे जैसे उसकी इच्छाएं बढ़ रही थी वैसे वैसे उसे डर भी बढ़ रहा था। यहां से वो दौड़ लगाना शुरू कर देता है, गांव के लोगों को आवाज लगाना शुरू कर देता है। अब उसकी आवाज जब गांव तक पहुंचती है तो गांव के लोग उसकी तरफ दौड़ते हैं, पूछते हैं कि रामनाथ क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। वो कहता है कि मेरे धान के खेत के अंदर मानव के कंकाल पड़े हुए हैं, तो लगता है किसी ने किसी की हत्या करके यहां पर फेंके हैं। वो इतना ज्यादा परेशान था। ये बात सुनने के बाद फिर गांव के लोगों तक सूचना पहुंचती है, और भी लोग मौके पर पहुंच जाते हैं, और देखते देखते ऐसा समझो जैसे पूरा गांव वहां पर मौके पर उमड़ पड़ता है। अब ये बात जो नजदीकी पुलिस स्टेशन होता है, बात वहां तक पहुंच जाती है, यानी कि शहर की कोतवाली तक। शहर की कोतवाल तक ये बात पहुंचती है। शहर कोतवाल ने जो एसपी साहब होते हैं, वैभव बंकर, उनके पास भी सूचना पहुंचाई कि साहब एक खेत है और उस खेत के अंदर 3 मानव के कंकाल पड़े हुए हैं। एक साथ 3 लोगों की हत्या होना ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। जैसे ही आईपीएस ऑफिसर वैभव बंकर को, एसपी साहब को भी पता चलता है, वो भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचते हैं। साथ ही एफएसएल टीम और सर्विलांस टीम को मौके पर लेकर आते हैं। जो इलाका था, यानी कि वो जो खेत है, उसको चारों तरफ से बैरिकेड कर दिया जाता है ताकि वहां पर कोई बाहर का व्यक्ति ना जाए। ये देखा जाए कि आखिरकार क्या मामला है। अब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। जब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी, दरअसल ये बात है 15 नवंबर 2024 की सुबह की ये बात है। सुबह से शाम हो जाती है। 70 से 80 फुट के उस एरिया में वहां पर पुलिस को 3 मानव के पूरे कंकाल मिल जाते हैं, यानी कि हड्डी का एक भी हिस्सा गायब नहीं था। जब उन्हें जोड़ा जाता है तो पता चलता है कि एक तो बालक की लाश है और 2 महिलाओं की लाश है। आखिरकार यहां तक कैसे पहुंची हैं पुलिस ने, अब ये बात पता करने के लिए जो जानकारी थी, वो सूचना थी, वो मोबाइल के माध्यम से वायरल करने की कोशिश की, ताकि किसी भी परिवार के कोई सदस्य अगर गायब हुआ है तो वो आकर यहां पर संपर्क कर सकता है। साथ ही जो आसपास के थाने थे वहां तक भी सूचना दी जाती है। यही नहीं, जितने भी आसपास के जिले होते हैं उन जिलों को भी वायरलेस किया जाता है, ये बताने के लिए कि हमें 3 मानव के कंकाल मिले हैं। आपके इलाके में कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो गायब हो चुका है, गायब है तो कौन कौन है उसके बारे में सूचना दी जाए। यहां से जो घटना स्थल है, यहां से लगभग 80 किलोमीटर दूर एक थाना लगता है कुसमी पुलिस स्टेशन से फोन पहुंचता है। फोन पहुंचने के बाद वो बताते हैं कि हमारे थाने में पिछले 4 अक्टूबर 2024 को एक एफआईआर दर्ज हुई थी गुमशुदगी की। एक व्यक्ति है जो पारा का निवासी है, नाम उसका सूरजदेव है। सूरजदेव के 3 सदस्य गायब हैं परिवार के। उसकी बीवी, जिसकी पत्नी का नाम है कौशल्या ठाकुर, उम्र 40 साल। उसकी एक बेटी है मुक्तावती उर्फ मुस्कान, जिसकी उम्र 17 साल के आसपास है। उसका बेटा है मिंटू ठाकुर, जिसकी उम्र लगभग 6 साल के आसपास है। जब पुलिस ने यह संपर्क करने की कोशिश की, उन्हें मौके पर बुलवाया जाता है, उस रिश्तेदारों को बुलवाया जाता है।
सूरजदेव के रिश्तेदार सूरजदेव मौके पर पहुंचता है। आने के बाद जब देखता है, उससे कुछ चीजें दिखाई जाती हैं, साड़ी दिखाई जाती है, लेगी दिखाई जाते हैं, कपड़े दिखाए जाते हैं जो वहां पर मौके पर मिले थे। उस बच्चे के कपड़े दिखाए जाते हैं। कपड़ों को देखने के बाद वो फूट फूट कर रोने लगता है, जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जाहिर सी बात है, कहते हैं कि जिन जाके पैर न फटी विवाई वो क्या जाने पीर पुराई। जिसके ऊपर आती है वही जानता। जब वो रो रहा था तो सैकड़ों ग्रामीण, सैकड़ों पुलिस वाले उसके रोने की उन आवाजों को सुन रहे थे। हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि उसका जो परिवार था, जो उसका खानदान था, वो पूरी तरह से उजड़ चुका था, खत्म हो चुका था। बस रो रहा था। रोते रोते एसएसपी से वो शिकायत करता है कि साहब, जो थानेदार हैं, काश उन्होंने इस मामले को इतनी गंभीरता से लिया होता तो शायद उसके बच्चे आज जिंदा होते। जैसे ये बात आती है, थानेदार के बारे में पूछा जाता है तो थानेदार जितेंद्र जायसवाल, उसकी वाकई लापरवाही पाई जाती है। इस मामले की जो सूचना थी वो पुलिस को समय पर दी जाती है, लेकिन पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया था। वो कह रहे थे कि आ जाएंगे, कहीं गए होंगे, इसलिए पुलिस तरह तरह की कहानी बना रही थी। और जब ये बात अधिकारी को पता चलती तो अधिकारी ने उसको लाइन हाजिर कर दिया और संत लाल आयाम को इस बात की जिम्मेदारी दी कि तुम इस थाने को भी संभालोगे, उसमें को, और साथ ही इस मामले की जांच पड़ताल भी करोगे। अब ये पूछा जाता है कि मामला क्या है। बताया जाता है कि 26 सितंबर 2024 को ये परिवार के 3 सदस्य होते हैं, अचानक से गायब हो जाते हैं। गायब क्यों होते हैं, कहां जाते हैं, 80 किलोमीटर दूर कैसे पहुंच जाते हैं, यही सवाल था कि आखिरकार ये वहां से कैसे आए। अपनी मर्जी से आए, कोई लेके आया? बहुत सारे सवाल थे, हर कोई जानना चाहता था। लेकिन इस बात को बीते हुए, उनकी लाश को मिले हुए लगभग 51 दिन का समय हो चुका था। हालांकि पुलिस किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए डीएनए सैंपल भी लेती है जांच पड़ताल करने के लिए, देखने के लिए क्या सचमुच जो गायब हैं वही हैं या कोई और तो नहीं है। वो जांच पड़ताल के लिए भेज दिए जाते हैं। लेकिन जिस तरह से तन पर कपड़े मिलते हैं, उनके कुछ जेवरात वगैरह मिलते हैं, उस वक्त मौके पर जो पुलिस को जांच पड़ताल मिलते हैं, तो उनसे उसने पहचान लिया था कि ये मेरे ही बच्चों के हैं, मेरी ही बीवी के हैं, मेरे ही बेटे के हैं। अब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। सबसे पहले जो उसका मोबाइल होता है, मोबाइल नंबर की सीडीआर निकलवाई जाती है। सीडीआर के माध्यम से, यानी कॉल डेटा रिकॉर्ड्स के माध्यम से, ये जो भी उनके संपर्क में था, ये संपर्क वाले व्यक्तियों से बातचीत की जाती है। तो एक व्यक्ति का नाम सामने आता है जिसका नाम होता है मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी झारखंड प्रदेश के भंडरिया, एक बरगढ़ एक गांव लगता है, वहां का रहने वाला होता है। उससे जब पूछताछ की जाती है, यानी कि उसे बुलाया जाता है, तो वो आखिरकार मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है पुलिस को। काश पुलिस ने पहले मेहनत की होती तो शायद इतना लंबा समय नहीं लगता। 19 नवंबर 2024 को वो पकड़ा जाता है, उससे पूछताछ की जाती है। शुरुआत में वो कहानी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस ने जब अपने तरीके से पूछा तो उसने सारा का सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था कि 3 कत्ल होते हैं और 3 कत्ल को वो अकेला कैसे कर सकता है। इसलिए कोई ना कोई झोल है। उससे पूछा जाता है कि तुम कौशल्या के संपर्क में कैसे आए थे। कौशल्या ठाकुर के संपर्क में आने की जब बात आती है, वो कहता है कि साहब वो तो तंत्र मंत्र का काम करता है, इसलिए कौशल्या ठाकुर उसके संपर्क में आती है, उससे वो कुछ तंत्र मंत्र करवाना चाहती है। वो उसके लिए कुछ मदद कर देता है और उसकी जब मदद की वजह से ये दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। दोस्ती प्यार में बदल जाती है और प्यार कब आगे परवान चढ़ जाता है उनको पता ही नहीं चलता। वो गहरी दोस्ती कुछ ज्यादा ही हो जाती है। अब वो मुख्तार अंसारी का इस कौशल्या ठाकुर के घर में जब मन करता था तब आ जाया करता था। शायद उसका पति भी शायद इस बात को जानता था, लेकिन वो विरोध नहीं कर पा रहा था। आना जाना चलता रहता है। अब ये मुख्तार अंसारी का छोटा भाई आरिफ अंसारी होता है, जो कि आसपास में ही ठेकेदारी काम करता है, अच्छे खासे पैसे कमा रहा था। भैया की देखा देख वो भी आना शुरू कर देता है। इस घर में जब दस्तक देता है, कौशल्या ठाकुर का मेल मिलाप तो हो जाता है तंत्र मंत्र करने वाले मुख्तार अंसारी से, और जो बेटी होती है जिसकी उम्र 17 साल के आसपास होती है, मुस्कान का मेल मिलाप हो जाता है उसके छोटे भाई आरिफ अंसारी से। आरिफ अंसारी पैसे कमाता था, जो भी पैसे कमाता था वो सारे के सारे पैसे उस 17 साल की लड़की पर ही खर्च कर रहा था। 17 साल की लड़की भी खुश थी। दोनों के आपस में ऐसे संबंध बन जाते हैं जैसे क्या पति पत्नी की तरह रहना शुरू कर देते हैं। माँ शायद इस बात को जानती थी या नहीं जानती थी, ये इस बात का तो पता नहीं, लेकिन वक्त बढ़िया गुजर रहा था। अब बढ़िया तो वक्त गुजर रहा था, लेकिन आरिफ अंसारी जितने भी पैसे कमाता था वो सारे के सारे पैसे लड़की पे खर्च कर रहा है। उधर जो उसके बूढ़े माँ बाप हैं वो बीमार रहते हैं और उनके ना इलाज हो रहा है ढंग से, ना उनके पास तक पैसे पहुंच रहे हैं। इस बात पर घर में कलेश भी रहना शुरू हो जाता है। बड़ा भाई छोटे भाई को समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुम सारे के सारे पैसे इधर खर्च कर रहे हो, माँ बाप पर भी ध्यान दे लो, लेकिन जो छोटा भाई है इस बात को लेकर बड़े भाई से नाराज होने लगता है। कुल मिला के इनके घर में भी कलेश शुरू हो जाता है। उधर तो कलेश शायद था ही कि जो लड़की है और माँ है उन दोनों को अफेयर हो जाता है, लव में पड़ जाती हैं। और लव के चक्कर में आने के बाद एक दिन ऐसी तारीख आती है 26 सितंबर 2024 को मुख्तार अंसारी इस कुसमी पारा में पहुंचता है। वहां जाने के बाद जो महिला कौशल्या ठाकुर होती है उससे कहता है कि अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो बेतला चलते हैं नेशनल पार्क में, नेशनल पार्क देखेंगे, पास में ही गढ़वा है वहां भी चलेंगे, वहां घुमा के आएंगे तुम्हें। वो कौशल्या ठाकुर तैयार हो जाती है। बेटी से पूछा जाता है, वो भी तैयार हो जाती है। बेटे से पूछा जाता है, कहता है कि जब मम्मी और बहन जा रही हैं तो मैं भी चलता हूं। तीनों के तीनों उसकी बाइक पे बैठते हैं और बैठने के बाद यहां से लगभग 80 किलोमीटर दूर चांदो से होते हुए बलरामपुर पहुंच जाते हैं।
जब वो चांदों में थे तो आरिफ अंसारी की नजर पड़ जाती है। आरिफ अंसारी इनसे मिलता है, बातचीत करता है। अब इनसे पूछा जाता है कि अब क्या, कहां जा रहे हो? तो वो कहते हैं कि बलरामपुर जा रहे हैं, रात को वहीं रुकेंगे। देखते ही देखते आरिफ अंसारी भी घर पहुंच जाता है। पांचों लोगों ने इत्मीनान से बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद अपनी अपनी जगह पर जाकर सो जाते हैं। रात को जैसे आंख खुलती है, आरिफ अंसारी की नीयत तो पहले से ही खराब थी। वो गुस्से में जाता है, वो कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। जब उस मुस्कान से पूछा जाता है, मुस्कान साफ मना कर देती है। पहले भी वो मना कर देती थी साफ साफ, अभी भी उसने साफ साफ मना कर दिया। इस बात पर आरिफ अंसारी को गुस्सा आता है, वो उसके पेट में एक दो चाकू मार देता है। जैसे चाकू मारता है, लड़की की आंख खुल जाती है और उसके बाद आंख नहीं, वो जागी तो थी लेकिन वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। जैसी उसकी चीख निकलती है, वो चिल्लाती है, मां की आंख खुल जाती है। मां अपनी बेटी को बचाने के लिए मौके पर दौड़ती है तो साथ में मुख्तार अंसारी भी जाग जाता है। उसने मौका देखा और मौका देखने के बाद उसे पता चल गया कि ये लड़की शायद किसी कीमत पर बचेगी नहीं। वहीं पास में एक कुल्हाड़ी पड़ी हुई थी, कुल्हाड़ी उठाता है, वो तेजी के साथ कौशल्या ठाकुर के सर में मार देता है। कौशल्या ठाकुर जमीन पर गिर जाती है। उधर मां भी तड़प रही है, उधर बेटी भी तड़प रही है। दोनों तड़प रहे थे। उनको खींचकर जब उस कमरे से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे तो बेटा भी जाग जाता है। जब बेटा जागता है, वो अपनी मां को आवाज लगाते लगाते जब आगे बढ़ रहा था, दीदी को आवाज लगाते लगाते आवाज आगे बढ़ रहा था, तभी मुख्तार अंसारी उसके सर में भी एक कुल्हाड़ी मार देता है। तीनों के सर में कुल्हाड़ी मार देते हैं, फिर उनकी इत्मीनान से हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद उनके जो शव होते हैं, लाशें होती हैं, उनको कब्जे में लेने के बाद उनको नजदीकी जो गांव लगता है दहेजबार, वहां का जंगल होता है। बताया जाता है कि वहां पर एक ईंट भट्टा भी हुआ करता था, लेकिन फिलहाल की स्थिति में वो ईंट भट्टा बंद था। उस भट्टे के पास में धान का खेत होता है। उस वक्त धान छोटे थे, वहां पर वो फेंक देता है। वो लाशों को फेंकने के बाद सीधा घर आते हैं। घर के आने के बाद साफ सफाई करते हैं। वहां से पूरी स्थिति को ठीक करने के बाद जो लड़का होता है अंसारी, जिसका नाम मुख्तार अंसारी होता है, वो तो अपने गांव की तरफ भाग जाता है। और साथ ही जो दूसरा होता है उसका भाई, जिसका नाम आरिफ अंसारी होता है, वो महाराष्ट्र की तरफ भाग जाता है। और उन्हें लग रहा था कि शायद अब कभी पकड़े नहीं जाएंगे, इस घटनाक्रम का कभी खुलासा नहीं होगा। लेकिन 51 दिन के बाद जहां पर उन्होंने लाश फेंकी थी, वहां के खेत के मालिक रामनाथ को ये लाशें मिल जाती हैं कंकाल के रूप में। और बात पुलिस तक पहुंचती है। पुलिस सीडीआर के माध्यम से इन दोनों भाइयों तक पहुंचती है। इन दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद इनको जेल भेज दिया जाता है। जब पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया था तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि मां आखिरकार ऐसा कदम कैसे उठा सकती है, क्यों वो अपने पति को धोखा दे सकती है, साथ ही बेटी क्यों अपनी मां, अपने बाप, अपने भाई को धोखा दे रही थी, क्यों वो जरा से पैसे के लालच में आने के बाद उस लड़के के साथ अफेयर में पड़ जाती है। उधर जो आरिफ अंसारी होता है, पैसे जरूर कमा रहा था, उसके बूढ़े माँ बाप बीमारी से जूझ रहे थे, उनके वो एक एक पैसे से जूझ रहे थे, इलाज से जूझ रहे थे, खाने पीने से जूझ रहे थे। वो सारा का सारा पैसा वहां खर्च कर रहा है। रिश्तों के ऐसे मकर जाल में एक ऐसे नए रिश्तों को जन्म दे रहे थे जिनको ना समाज इजाजत देता है, ना कोई भी इजाजत देता है, ना कभी मन इजाजत देता है। और वो इस तरह के रिश्ते में बनने के बाद वो ना केवल एक बल्कि दो बल्कि 3 कत्ल कर देते हैं। और इन 3 कत्ल का खुलासा होने के बाद लोगों को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। वो भी रिश्तों पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ऐसे रिश्तों पर कैसे विश्वास करें। अगर पति हो सकता है कि मेहनत मजदूरी कर रहा हो, उसके पास इतना समय ना हो, तो उस महिला के आखिरकार ऐसा कदम उठाने की क्या जरूरत पड़ रही थी। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और बताना है कि झूठ की बुनियाद पर रखे गए रिश्ते कभी कामयाब नहीं होते। जैसे कि इस प्रेम कहानी में होता है, यहां सिर्फ अपनी अपनी जरूरतें पूरी की जा रही थी। वो महिला भी अपनी जरूरत पूरी कर रही थी, जो तांत्रिक था वो भी अपनी जरूरतें पूरी कर रहा था, वो लड़की भी अपनी जरूरत पूरी कर रही थी, और जो उसका प्रेमी था वो भी अपनी जरूरत पूरी कर रहा था। अब बाकी की जिंदगी जो बचे हैं उनकी सलाखों के पीछे गुजरेगी, और जो मर चुके हैं वो कभी शायद लौटकर वापस आएंगे नहीं। जाते जाते रुद्रा मीणा है, साथ ही गौतम कुमार हैं। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें धर्मराज यादव हैं, फरीदाबाद से सोनू कश्यप हैं, मेवात से तारिफ खान है, बिहार से मोहम्मद गुफरान, लखीमपुर से शैलेंद्र कुमार, असम से रितु मोनी, बस्ती से सलमा शाहीन, सीतामढ़ी से बशीर खान, मोहम्मद मुस्तकीम, नासिर सिद्दीकी जौनपुर से हैं, और मोहम्मद रफीउल्लाह मणिपुर से हैं, महाराजगंज से शिवम प्रजापति, हिसार से राहुल, कानपुर से अपर्णा, बिहार से महफूज आलम, ग्वालियर से कीर्ति, अमित गुप्ता, औरंगाबाद से भूपेंद्र सिंह। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।